यहाँ पर ये वाले सेशन की खूबी ये होने वाली है कि जिस तरीके से हमने ऑप्टिक्स पढ़ा, तो ऑप्टिक्स में हमने क्या करा था, पहले पूरा का पूरा हमने क्या करा था, थ्योरी वाला पार्ट कर लिया था और थ्योरी के बाद हमने अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन करे थे। मगर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों साथ में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसमें थ्योरी पार्ट ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर ये वाले सेशन में जब थ्योरी और प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो जिसकी वजह से मैंने क्या कर दिया है, ये जो सेशन की मतलब ड्यूरेशन है ये काफ़ी क्या कर दी है, शॉर्ट कर दी है। सो द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन इज शॉर्ट। मेरे को पता है कि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया सेशन थोड़े बड़े करो, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो सेशन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, ये सेशन बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा और सही बता रहा हूँ तुमको, एकदम जीरो से यदि अपन स्टार्ट करेंगे ना, जेंटलमैन सही बता रहा हूँ, इस बार यूट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एकदम टॉप लेवल तक ले जाने जा वाला हूँ। मतलब जितने भी हाई लेवल के जो इनफाइनाइट सीरीज़ हैं, जो कॉम्प्लेक्स सीरीज़ हैं, जो मतलब कॉम्प्लेक्स पैरेलल के रजिस्टर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मगर एक चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे ना, दैट वी विल बी डूइंग राइट फ्रॉम द वेरी ज़ीरो। सारी चीज़ें ज़ीरो से शुरू करेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, मज़े के साथ पढ़ेंगे। बस आप मेरे को कोऑपरेट करो पूरे सेशन में। मेरी वीडियो आपको नहीं दिख रही होगी मगर मेरा साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। कई बार क्या होता है, वीडियो में आपको ऑडियो का इशू आता है ना, मैं समझ रहा हूँ। इस बार मैंने प्लेस चेंज करी है और नई प्लेस पर सेटअप पूरा डिज़ाइन हो रहा है, तो और सेकेंडली यहाँ पर जो इशू आता है वो कई बार यूट्यूब की तरफ से भी आता है। तो क्या करा करो, ऊपर वो जो 3 डॉट बने रहते हैं ना, उन 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक ऑडियो का ऑप्शन आता है। उसको ऑडियो को क्लिक करने के बाद वहाँ पर ओरिजिनल ऑडियो रहता है, उस पर क्लिक कर दिया करो, एकदम बढ़िया साउंड आपको आने लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये वाले सेशन को। किसी भी तरीके से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी ख़त्म करना है, मगर बहुत जल्दी का मतलब ये होता है कि एकदम जोश के साथ, बिना होश खोए सारी चीज़ें एकदम बेसिक से शुरू करेंगे एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीच टू द टॉप नॉच एडवांस लेवल। ठीक है, मज़ा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया एंजॉय करने वाले ये वाले सेशन को। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक सोर्स काय का, एक सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का एक सोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आप सभी को पता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। इसके यूजेज की यदि मैं बात करूँगा ना, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती ना तो आप ये वाला सेशन नहीं देख पाते। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारा आर्मी का जो टेक डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो ही काम नहीं कर पाता। तो आप सोचो, मतलब ये तो मैंने आपसे अपने जो करियर है उसको भी रिलेट करके बता दिया और जो डे टू डे लाइफ करंट सिनेरियो है वो भी आपको बता दिया। तो ये पूरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की शुरू कहाँ से होती है, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये शुरू होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। अब मैं सारी चीज़ें एकदम ज़ीरो के साथ शुरू कर रहा हूँ, मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनना और बड़ी अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना। और ये वाला सेशन मेरे को पता है कि ये जो सेशन है ना, ऐसे ही मैं सारे सेशन कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब आप अमेजिंग, ये जो जितने भी सेशन हैं इनको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कैसे आपको सेशन लग रहा है। डोंट वरी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आगे चल के आपको वीडियो भी नजर आएगी आने वाले सेशन में। यहाँ पर पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, चार्ज जब अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे थे ना, उसमें हमने चार्ज को काफ़ी अच्छे से स्टडी करा था। इसमें हमने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था कि चार्ज इज़ अ फिजिकल एंटिटी। एक चार्ज एक फिजिकल एंटिटी है विच इज़ डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। मतलब कि या तो उसमें चार्ज ज़्यादा होगा, या तो चार्ज ज़्यादा होगा, या तो चार्ज कम होगा, ऐसा नहीं है। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ये हम काय की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या कम होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो क्या कर देते हैं, तब हम डोनेट करते हैं, और जब कम होते हैं तो क्या करते हैं, गेन करते हैं। जब डोनेट करते हैं तो क्या बनता है, प्लस बनता है। जब गेन करते हैं तो माइनस बनता है, प्लस को मेटल, माइनस। मगर वो जो चीज़ है ना, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, वो जो चार्जेस एंड ऑल। यहाँ पर सेम चीज़ वही अपन काय के बारे में बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। यहाँ पर जो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं इनको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिक चार्ज। मतलब चार्ज एक ऐसी फिजिकल एंटिटी है जो कि जिसका अस्तित्व कैसे है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कम होंगे, उसकी वजह से ये बन रहा है। इसकी एसआई यूनिट आप सभी को पता होनी चाहिए, इसका नाम है कूलॉम। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, इसको बोलते हैं कूलॉम। अब एक चार्ज, ठीक है, अब ये चार्ज प्रोटॉन का भी हो सकता है और न्यूट्रॉन का भी हो सकता है। यदि अपन बात करेंगे, एक होता है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज और एक होता है अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज।
ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब एक पर्टिकुलर प्रोटॉन में जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि माय हाइट इज 6 फीट, तो इसमें जो 6 है ये क्या है, 6 इज मैग्नीट्यूड। समझ में आया, 6 इज मैग्नीट्यूड। मतलब मैंने आपसे बोला आप अपना वेट बताओ, या बोलूँ आप अपने वेट का मैग्नीट्यूड बताओ, दोनों का मतलब सेम है मेरे भाई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये दोनों आपने बढ़िया तरीके से याद कर ली, ये और ये। अब देखो एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बताऊँ। देखो यदि मैंने आपसे बोला कि एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, इतना चार्ज है। अब मैंने आपसे पूछा कि 3 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा। आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर दोगे, क्योंकि ये यहाँ है, ये एक में है। देखो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेयरी मिल्क बाय करी, ठीक है, आपने एक डेयरी मिल्क खरीदी, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, जैसे पेड बैच में पढ़ाते हैं ना, वैसे ही एकदम बढ़िया तरीके से। एक डेयरी मिल्क आपने बाय करी, उस एक डेयरी मिल्क में कितने नंबर ऑफ नट्स हैं, उस नट्स का यदि आपने फ्रूट एंड नट्स बाय करी, ठीक है, उसमें एक डेयरी मिल्क में मेरे भाई तेरे को 20 नट्स मिले, ठीक है, इतने होते तो नहीं है मगर 20 नट्स मिले। अब 3 डेयरी मिल्क में कितने होंगे, ऑन एंड एवरेज 3 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि एक में 20 है तो 3 में 20। ऐसा है नहीं अपन एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें कर रहे हैं, बाकी ठीक है, समझ में आया। तो उसी तरीके से जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, चार्ज कितना होगा वो होता है क्यू, है ना। एन मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना है वो होता है ई, और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, ये माइनस लगा, और नंबर जितना होगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीज़ है, डोंट वरी, अपन इसको अभी कवर करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है, वही Q इज इक्वल टू एनी। अब अपन देखते हैं कैसे क्या होता है आगे। अपन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, मगर उसके पहले ज़रूरी चीज़ अपन कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पता क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सीन ऐसा होता है भाई कि एक पर्टिकुलर यहाँ पर चार्ज है, ये पूरा का पूरा फील्ड है, और एक पर्टिकुलर चार्ज है ना, इस चार्ज के अराउंड एक नया चार्ज आया, ठीक है, एक नया चार्ज आया, चार्ज नंबर E2, है ना, और यहाँ पर E1 है। क्या E2 जैसे इस एरिया में एंटर करेगा ना, E1 का इफेक्ट महसूस करेगा, E1 का इफेक्ट, तो इसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब एक स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। जब चार्ज स्टेशनरी में होंगे तो इस यहाँ पर भी हियर ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब मेरी बात याद रखो, अब जैसे एक चार्ज ये है, Q ये है, और यहाँ पर यदि कोई चार्ज आ गया, चार्ज नंबर A, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट्स स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वीक होगी। क्यों? क्योंकि ये दूर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर कैसा? जिसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है ना। डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड कैसे? देखो, इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से क्या होती है? ओरिजिन होती है ना, ओरिजिनेट होती है। और मर्ज कहाँ पर होती है? नेगेटिव पर जाकर क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी बात सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पर्टिकुलरली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। एक तो ये, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आप ये दिमाग में रखो, एक ही है। और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बेसिकली पता क्या बोलते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हो जाएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज मतलब F/Q, क्योंकि Q का मतलब ही तो चार्ज होता है। तो ये वाला फॉर्मूला एक और बस ये दूसरा वाला, ये दोनों आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है। बस एकदम बेसिक था, कोई भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नहीं पूछेगा। बाकी हाँ, याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्टेशन, एक चीज़ ये याद रखना, चार्ज जब स्टेशनरी में होंगे तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना इसका डायरेक्शन क्या होता है, और इसके दो फॉर्मूले याद रखना, और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, एकदम मज़े के साथ पढ़ रहे हैं। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये वाला सेशन।
नो हेयर एंड देयर, लेट्स कट टू द चेस, मतलब लेट्स कम टू द पॉइंट एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इट। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि सुनो मेरी बात, जो चार्ज अपन ने ऊपर पड़ा ना, वो जो चार्ज ऊपर पड़ा है वो कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं करंट। अब ये जो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। यहां पर देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट क्या हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है ना, चार्ज मूव कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, करंट इक्वल टू, यहां पर क्या है, चार्ज मूव कर रहा है। और रेट कभी भी आएगा, याद रखना मेरी बात, कभी भी रेट आया ना, रेट का जो रेफरेंस होता है ये होता है टाइम से, ठीक है, रेट का रेफरेंस टाइम से होता है। तो कभी भी चार्ज की बात करेंगे, है ना, चार्ज रेट ऑफ क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज जा रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां पर चार्ज का मोशन हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। तो अब देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, करंट को डिनोट करते हैं आई से, इसको करते हैं क्यू से, और टाइम को करते हैं टी से। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बात खत्म, मजा आया, यस सर। अब यहां पर देखो, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम आ गया, ये आ गया जो अभी अपन ने पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू, अब देखो, अब एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम होता है, यस सर, चार्ज अपॉन टाइम होता है। और अभी ऊपर अपन ने पढ़ा क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, बिल्कुल, ये अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। तो अब हमारा इन दोनों से मिलकर क्यू की वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो आई इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन टी भी हो जाएगा। समझ में आया। तो करंट जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ना, और टाइम दिया है, तब भी आप निकाल सकते हो क्या, कितना उसमें करंट है। क्यों, क्योंकि आपको ई तो पता है ना, कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मजा आया ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, इसकी एम्पियर है। ये एक टेंसर क्वांटिटी है, मतलब ना ही, देखो टेंसर है बट स्केलर यूनिट। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी तो है मगर ये क्या करती है, जो वेक्टर लॉज है ना उनको फॉलो नहीं करती, इसलिए अपन बोलते हैं क्या, टेंसर है बट स्केलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट्स कुछ हैं, होती हैं इसकी, अपन उनके बारे में यदि बात करेंगे, एक होती मिली एम्पियर और एक होता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, एक एकदम माइक्रो मतलब छोटा, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, और भी कम, ठीक है, और भी कम हो गया। यहां पर जो 1 एम्पियर को यदि अपन को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे, कभी भी सुनो मेरी बात, कभी भी डिफाइन करना हो ना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं डिफाइन करने की, ठीक है। कभी भी आपको डिफाइन करना है तो पहले उसका लिखो फॉर्मूला। आपको 1 एम्पियर लिखना है, तो 1 एम्पियर काय का फॉर्मूला है, करंट का है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये आपने फॉर्मूला लिखा। अब इसकी एसआई यूनिट लिखो, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। अब यहाँ पर लगा दो 1 1 1, मतलब व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। समझ में आया। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ की 1 यूनिट आपको, जैसे आपको 1 वॉट डिफाइन करना हो, वॉट पावर का है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल, जैसे आपको बोल दिया 1 वॉट, और वॉट आपको पता है काय का है, पावर, तो आपने पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम लिखा। पावर की यूनिट आपने क्या होती है, वॉट, वर्क डन की क्या होती है, जूल, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। अब लगा दो 1, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। समझ में आया, दिस इज द ट्रिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो कि करंट को मेज़र करती है, इसको कहा जाता है एमीटर, ठीक है, जो कि करंट को मेज़र करती है, और हमेशा इस चीज़ को सर्किट में लगाया जाता है। अब सर्किट में जब लगाते हैं तो इसको लगाते हैं सीरीज़ में, ठीक है, ये हमेशा सीरीज़ कनेक्शन बनाती है, ठीक है। समझ में आया ना सभी को, सीरीज़ में इसको लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का मेरे भाई डायरेक्शन क्या है, सारे बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है ना, करंट, ये करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डायरेक्शन होता है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, दोनों के एक दूसरे से ऑपोजिट है। कैसे, मैं आपको बनाकर बताता हूँ। ये हुआ, ठीक है, ये पूरा का पूरा बैटरी है, ये आपका पूरा सर्किट बन के तैयार हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो करंट फ्लो करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये करंट है,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो जस्ट इसके ऑपोजिट है। आई होप सारी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हैं। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक मशीन रनिंग ऑन डायरेक्ट करंट इज 15 एम्पियर, मतलब आपको करंट दे रखा है I इज इक्वल टू 50। देखो 3 क्वेश्चन, 3 प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें से मैं आपको एक करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2 आप खुद से कर लोगे भाई। यहां पर सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली, यू वोंट बिलीव, सेम क्वेश्चन यहां पर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैसे मैं आपको बनाकर बताऊं? बिल्कुल बनाकर बताता हूं। यहां पर क्या बोल रहा है, करंट आपको दिया है तो यहां पर लिखो I इज इक्वल टू 15 एम्पियर। ओके, और क्या दिया है, मशीन रन्स फॉर 10 मिनट, मतलब टाइम आपको कितना दिया है, 10 मिनट। सेकेंड में चेंज करोगे, देखो पहले याद रखना यहां पर जो भी वैल्यू पुट करोगे दे मस्ट बी इन SI यूनिट, क्योंकि यहां पर कूलॉम दिया है तो कूलॉम भी एक SI यूनिट है, तो यहां पर SI यूनिट का ध्यान रखना। इतना है 10 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितना, 600 सेकेंड। अब यहां पर सुनो, द चार्ज पासिस थ्रू द मशीन, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है Q। तो बस I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर डालो, आंसर निकालो। कैसे? I आपको दिया है 15 इज इक्वल टू Q आपको निकालना है। टाइम कितना दिया है, टाइम आपको 600 दिया है, तो बस 30, ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कूलम, 9000 कूलम। ठीक है, बढ़िया लगा ना? क्वेश्चन बहुत आसान था। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे। 2 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको आ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर, आपको I इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर गिवन है, आपको टाइम गिवन है 10 मिनट, 10 × 60। आप देखो सेम क्वेश्चन, एज इट इज सेम क्वेश्चन आपका NDA 2 2022 में आया था और यहाँ पर NDA 1 2024। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, फिजिक्स में जो क्वेश्चन है ना, लोग बोलते हैं ना फिजिक्स का लेवल बढ़ रहा है, मगर 25 में से 16 से 17 सवाल, आप मान के चलो 15, अच्छा गिरी से गिरी हालत में 15 क्वेश्चन काफ़ी ईजी आपको देखने को मिलता है। और लोग इनको ना पढ़ के वो जो सड़े हुए 10 सवाल आते हैं ना, देखो 5 और जो सड़े हुए 5 सवाल आते हैं उसमें अपनी पूरी तैयारी वेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर टाइम निकालना है, जैसे ऊपर करा कर लेना। यहाँ पर सेम क्वेश्चन NDA 1 2021 के फर्स्ट में पूछा हुआ है। यहाँ पर भी आपको करंट दे रखा है 1.0 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर, टाइम दे रखा है 10 मिनट, मतलब कि 60। यहाँ पर आपको Q निकालना है। क्यों नहीं निकाल सकते हो, एकदम ईजी है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इट्स वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ें हैं, आप जरा पढ़ो तो सही तरीके से, सारी चीज़ें आसान लगने। ये वाला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं है, और मेरे को ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? यहाँ पर जो करंट दे रखा है ये कितना है, 150 मिली एम्पियर, है ना। और यहाँ पर जो करंट में, जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो कितने टाइम के लिए कर रहा है, वो कर रहा है 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जब अपन करेंगे I इज इक्वल टू Q अपॉन T, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T, ये हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, I मल्टीप्लाई बाय T जब होगा ना, तो यहाँ पर क्या कर दो, 150 मल्टीप्लाई बाय 2, ये नहीं भाई, पहले तो SI यूनिट में निकालो। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻³ एम्पियर। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 60। तो अब देखो ये हो जाएगा 150 अपॉन में ये 1000 हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 18 कूलॉम इज द चार्ज। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, आई वुड से इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी है। आपको देखो इस क्वेश्चन में पूरा तो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आपको ट्रिक बता, मतलब अप्रोच कर। अ टोटल ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, और इतना बड़ा आ गया सर, हम तो घबरा गए। घबराना नहीं है सवाल देख के, जितना बड़ा सवाल उतना आसान सवाल। ठीक है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻46, है ना। A current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 सेकेंड, आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है 20 सेकेंड, आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है,
तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्यू को अपन n मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन टी लिख देंगे। आपको n गिवन है, आपको t गिवन है, क्या आपको e गिवन नहीं है? क्या बिल्कुल गिवन है। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19, तीनों की वैल्यू पुट करवा आंसर निकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फाइनली जो ऊपर सवाल छोड़ा था ना उसका टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता क्या होता है? पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल मतलब दमखम, ठीक है, पोटेंशियल मतलब क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है, सारे सिनोनिम्स हैं। काय का पोटेंशियल? एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल। कौन से पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल? कि कितना वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, कब कब हो रहा है? जब पॉजिटिव चार्ज पॉइंट नंबर ए से इंफिनिटी तक मूव कर रहा है। समझ में आया? यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से इन्फिनिटी तक मूव करने में कितना वर्क डन कर रहा है, इसी को पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब पोटेंशियल मतलब V इज इक्वल टू कितना वर्क डन हुआ जब एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। ये आपने फॉर्मूला निकाल दिया, समझ में आया सभी को? अब यहां पर देखो, so it is defined as the amount of work done when a unit positive charge is moved from infinity to a point, या to a point to infinity। V is equal to W upon T। Q SI यूनिट ऑफ चार्ज इज वोल्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। इसके पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी दैट वाज वेक्टर क्वांटिटी। अब सर तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो, जब अपन इधर बात कर रहे थे, है ना, तो यहाँ हमने एक पॉइंट लिया था A और फिर ले लिया था इन्फिनिटी। यहाँ पर जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, एक पॉइंट लो A और दूसरा पॉइंट ले लो B, मतलब जब दो पॉइंट के बीच की बात करेंगे उस टाइम पर एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होने में जो वर्क डन हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसको बोलेंगे मेरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा, सुकून से पढ़ रहे हैं अपन। मेरे को लग रहा है इस बार कमेंट सेक्शन भरने वाले हैं कि भैया मज़ा आ गया। एक वोल्ट को डिफाइन करो, ठीक है, एक वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? अरे बहुत आसान है, अभी सिखाया था ना। यदि आपको बोले एक वोल्ट फॉर्मूला काय का है? पोटेंशियल का। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना। V को तो V से ही, V की ऐसा यूनिट V है ना, इसका वर्क डन की जूल है, और Q की क्या है? चार्ज की कूलॉम, मतलब चार्ज की कूलॉम है। अब लगा दो हर जगह 1, यहाँ लगाओ 1, यहाँ लगाओ 1, यहाँ लगाओ 1, मतलब when 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन ऑन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको कहा जाता है 1 वोल्ट, ठीक है। इसको हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। अब वही सेम घटिया सी चीज़, एक मिली वोल्ट 10 टू द पावर -3 वोल्ट, एक माइक्रो मतलब और भी छोटा, सबसे छोटा माइक्रो 10 टू द पावर -6 वोल्ट, एक किलो वोल्ट, मतलब सभी को पता है किलो मतलब 3 जीरो लगा दो और क्या। अब मेगा, देखो दोनों में फ़र्क है एकदम आराम से। एक ये है मिली वोल्ट, ठीक है, ये है मिली, और ये जो कैपिटल बनता है ना ये है मेगा, ठीक है। मिली में आएगा 10 टू द पावर -3 और मेगा में कितना आएगा? 10 टू द पावर 6। समझे? ये याद रखना, यहाँ गलती मत कर देना। चलो, जिस तरीके से करंट को मेज़र करने के लिए, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, जिस तरीके से करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग एमीटर लगा रहे थे सीरीज में, इन द सेम मैनर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यहाँ पर वोल्टमीटर लगाएंगे, मगर पैरेलल में, ठीक है। एक हाईली रेजिस्टेंट डिवाइस है, ये लाइन याद रखना, ठीक है, ये एक हाई रेजिस्टेंट डिवाइस है। मज़ा आया? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि देखो, ये बढ़िया, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना जो कि प्रीवियस क्वेश्चन ही है, इनका लेवल अच्छे ही डाला है मैंने। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन हीटर इज 75 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको V कितना दे रखा है? 75 वोल्ट। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब करंट कितना? 5 एम्पियर का फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल वी ड्रॉ, ठीक है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, मतलब कितना करंट ड्रॉ करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? नया पोटेंशियल डिफरेंस जो न्यू है वो कितना हो गया? 150 वोल्ट। अब मैं एक बात बताऊं आपको, सुनना मेरी बात, बस एक चीज़ अपने बड़े भाई की मान लो, एकदम दिमाग में रखना, ठीक है। आप लाख चीज़ चेंज कर लो, ठीक है भाई, तेरे को पोटेंशियल, मैं देखो एक बात बता रहा हूँ, करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो करता है, ठीक है। क्वेश्चन आया वाई, ठीक है,
चार्जेस फ्लो करते हैं मतलब कुछ भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाई, पता क्यों? बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि भाई वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तुम कॉमन सेंस लगाओ भाई, है ना, एक ये चीज़ है, एक ये वाला टैंक है, ठीक है, और एक ये वाला टैंक है, इसमें मैंने इतना पानी भर दिया है और उतने ही पानी इसमें इतना भर दिया है, क्या फ्लो होगा? क्या नहीं होगा, देयर विल बी नो फ्लो। यदि यहाँ पर ज़्यादा कर दिया तो अब चीज़ें यहाँ से यहाँ जाएंगी, क्योंकि ये तो इतना भरा है और ये यहाँ पर आधा है, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होंगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया है तो कोई करंट तो सेम होगा नहीं, नहीं तो तुम उठाकर क्या करो, करंट की वैल्यू यहाँ पर डाल दो। नहीं, तो क्या चीज़ कांस्टेंट है? यहाँ पर कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पर कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहता है। तो अब ये याद रखना अपने दिमाग में, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से यदि आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, आर यदि फाइंड कर लिया, तो वही आर की वैल्यू आप कहाँ पर डाल दो, वही आर की वैल्यू आप यहाँ पर डालो, क्योंकि ये आर तो यहाँ पर है। इस आर और इस वी से आप फाइंड कर लेना आई। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? कैसे करेंगे? पहले तो सर रेजिस्टेंस पढ़ा दो, अब अपन पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पर देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस, सेम क्वेश्चन यहां पर भी है, इंक्रीज करा है, अब भी अपन करेंगे ये वाला क्वेश्चन। हाउ मच वर्क, यहां पर भी देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट ऑफ ये और ये, मतलब एक पॉइंट दिया है ए जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है 118 वोल्ट का, और दूसरा पॉइंट है बी जिस पर है 128 वोल्ट का, ठीक है। ये दोनों पॉइंट के बीच में बात चल रही है। अब ये दोनों पॉइंट के बीच में जब अपन बात करेंगे, ठीक है, इसके बीच में हमको फ्लो करवाना है। अब ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है तो ऐसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा। तो अपने को वर्क डन फाइंड करना है, मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, हमको चाहिए ये, तो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो V क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर तो 2 दिया है, कभी भी 2 देना तो इसको क्या कर दिया करो, चेंज इन V मल्टीप्लाई बाई क्यू। चेंज मतलब कि कितने का डिफरेंस, ये चेंज कभी भी आए इसका मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब 128 अपॉन 118 माइनस करोगे 0 1, तो 10 आ गया। तो अब यहाँ पर कर दो 10 मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना गिवन है 2, तो मतलब हो जाएगा 20, कितना जूल, वर्क डन की यूनिट जूल। मज़ा आया? ठीक है यार, ऐसे पढ़ने का मज़ा अलग ही है यार, मतलब सही में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फील करके नहीं पढ़ोगे ना तो आसान चीज़ भी कठिन लगने लगेगी, ठीक है। चलो अब अपन रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे और सेशन खत्म करेंगे, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे, ज़रा देख लेने दो कितना क्या समय हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस 28 ही मिनट हुआ है, डोंट वरी। यहाँ पर बात करते हैं ओम्स लॉ का अंकल, ओम्स लॉ का ओम्स लॉ का अंकल नहीं भाई, ओम्स अंकल का लॉ, या ना ओम अंकल का लॉ। अब सुनो ये चीज़ क्या है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। एक भाई बंदा था ओमवीर नाम का, इसका नाम क्या था, ओमवीर, ठीक है, इसका नाम था ओमवीर। अब ये जो ओमवीर था ना, इसने क्या दिया था मैं आपको बता रहा हूँ, लिसन टू मी, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। ओम्स अंकल के लॉ ने 3 चीज़ के बीच में रिलेशन बताया था। 3 चीज़ क्या क्या थी पता? एक था पोटेंशियल डिफरेंस, एक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरी चीज़ क्या थी, करंट, और तीसरी चीज़ क्या थी, रेजिस्टेंस। नहीं, पोटेंशियल और करंट बोल दो, रेजिस्टेंस तो बाद में आएगा कांस्टेंट। यहाँ से जब इन दोनों का मतलब रिलेशन जमाए ना तो हमको एक चीज़ मिलती है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। सर ये चीज़ है क्या, हमको समझ में नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक हो, यहाँ पर देखो तो ध्यान से सुनो मेरी बात। जो V है ना, लिसन टू मी केयरफुली, जो V है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा, दैट इज R। तो यहाँ पर मैंने ऊपर क्या लिखा था, VIR, वीर, ओम वीर, क्यों बोला था, ताकि V इज इक्वल टू IR मेरे स्टूडेंट को ईजिली हो जाए। VI कई बार क्या कर देते हैं, VI इज इक्वल टू R कर दिया, ये नहीं होगा यहाँ पर। कई बार तुमने V इज इक्वल टू IR कर दिया, मतलब ये चीज़ V इज इक्वल टू IR सही होगी, VI इज इक्वल टू R नहीं होगा। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। अब यहाँ पर सेम चीज़ को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अपन ने स्टार्टिंग किसके साथ करी थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
फिर जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो हमने क्या लगा दिया, इक्वल, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर जो ओम का लॉ है, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हम यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यदि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो जो पोटेंशियल होता है, मतलब जो वोल्ट होता है, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट भी चेंज हो जाता है। अब जब ये चीज़ हटी तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर आ गया, मगर यहाँ पर रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने सिर्फ एक रिलेशन फाइंड करा है, वी हैव जस्ट फाउंड अ वन रिलेशन, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, बट दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल रिलेशन दैट वी हैव फाउंड। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, एक तो V इज इक्वल टू आई आर है, आप ये R को इधर भेजो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू आई, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक बार क्या करो, I को नीचे भेजो तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब इतनी चीज़ें हमने फाइंड कर ली है, दिस मच वी हैव फाउंड। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ पाओगे कि यहाँ पर जो करंट है ना, और रेजिस्टेंस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब कहने का मतलब वही है, आपने यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल सर्किट है, उसमें आपने उठाकर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो कॉमन सी बात है भाई, आपने रुकावट बढ़ा दी तो करंट वहाँ पर कम फ्लो करेगा। अब दो प्रकार के रेजिस्टर होते हैं, ओमिक रेजिस्टर और नॉन ओमिक रेजिस्टर। ओम्स लॉ हमेशा ओमिक रेजिस्टर के ऊपर फॉलो करता है, मतलब कि करंट के बढ़ने से यहाँ, मतलब वोल्टेज के बढ़ने से यहाँ पर करंट बढ़ता है लीनियरली। मगर नॉन ओमिक रेजिस्टर में क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा, इसकी वजह से करंट तो बढ़ेगा मगर नॉन लीनियरली, मतलब इनका कोई सेम नहीं है, फिक्स नहीं है। यहाँ पर ये जो ग्राफ होता है ये देखने को मिलता है ओमिक रेजिस्टर का, और ये जो ग्राफ होता है ये देखने को मिलता है नॉन ओमिक रेजिस्टर का। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको स्लोप का और बता दे रहा हूँ कि स्लोप यहाँ पर कैसे आया। देखो यहाँ पर क्या है, ये है V, और यहाँ पर आपने क्या लिया है, I। अपन ने V और I लिया है। और जो स्लोप होता है जेंटलमैन, स्लोप हमेशा कैसे निकालते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, y अपॉन x। अब यहाँ पर y कितना है, y हमारा है I, और x यहाँ पर कितना है, v। तो I अपॉन v क्या होता है, देखते हैं कैसे आया ये I अपॉन v। v इज इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा है ना, ये I को नीचे भेजो, v अपॉन I इज इक्वल टू आर हो गया। जब v अपॉन I इज इक्वल टू आर है तो I अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन आर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो स्लोप है ये कितना निकल कर आएगा, 1 अपॉन आर इज द स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। काफ़ी आसान सवाल था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज नॉट करेक्ट, जो कि सही नहीं है। आखिरी स्टेटमेंट जब आप रीड करोगे ना, ये पूरी महाभारत इसलिए दिए है, ये स्टेटमेंट 1, 2 और 3, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। आखिरी लाइन में यहाँ पर क्लियरली क्या लिखा हुआ है, सारे के सारे होमोजेनस मटेरियल ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फील्ड इज विद इन द रेंज और स्ट्रॉन्ग। क्या सारे के सारे ओमिक मटेरियल, क्या सारे के सारे मटेरियल फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को? नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू नॉट, क्योंकि सिर्फ ओमिक कंडक्टर ऐसे होते हैं जो कि फॉलो करते हैं। मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है और ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब अपन ने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब ऊपर सवाल जो हमने छोड़े थे उन सवाल को अपन दोबारा दोहराते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, बस अपन क्लास एंड करते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट में अपन क्लास एंड करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन था, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन हमने करा था। यहाँ पर रेजिस्टेंस आप एक बार फाइंड करके देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पर R कितना आ जाएगा, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। V की वैल्यू 75 है, I की वैल्यू 5 है, 5 1 5, 2 इतना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो R की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 15। यहाँ पर 15 हमारा R आ गया, तो ये 15 R यहाँ का भी आ गया, 15 ओम यहाँ हमारा R आ गया। तो आप यहाँ पर करंट फाइंड कर लो, कितना जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। V हमारा 150 है और R हमारा 15 है, ये आंसर आ गया 10। सेम चीज़ आप यहाँ पर करो, आपको क्या दे रखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। मतलब इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल में आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, कितना, 220 वोल्ट का। इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, 0.5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि कितना करंट पास होगा, मतलब कि कितना करंट पास होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट का कर दिया। तो पहले तुम क्या करो, यहाँ पर सेम ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ पर R फाइंड करो, V अपॉन आई इज इक्वल टू R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 अपॉन 0.5, ये आपका क्या आ गया, R आ गया। मतलब ये ऊपर करा तो इतना आपका R आ गया।
इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, ये r आपको यहाँ मिल गया। अब आपके पास v है, आपके पास r है, आप फाइंड कर लो i। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सुनो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। आई वॉन्ट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ऊपर लिखना होमवर्क क्वेश्चन, उसके नीचे बताना सेशन कैसा था, है ना, होमवर्क, और नीचे सेशन का बताना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है, कि वायर मतलब यहाँ पर लेंथ बढ़ा दी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या हो गया। आखिरी रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉइस देखने को मिलेगा ट्रेन का, मगर कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। आज अपन के अपने सेटअप पे नहीं है, थोड़ा सा इसलिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन वायर की लेंथ बढ़ा रहा है भाई, है ना, वायर को खींच रहा है अपने हाथ से। अब यदि ये बंदा वायर को खींच रहा है तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। हाँ जी सर, ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी वायर है आप उसको खींचो, मगर पकड़ के खींच रहा है तो इसकी जो मोटाई है पहले फॉर एग्जांपल इतनी थी, अब आपने लेंथ बढ़ाई तो थोड़ा पतला उसको दबाओगे भी तो इसकी जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, कम। फॉर एग्जांपल पहले ए था, ये कितना हो जाएगा, a/2। पहले लेंथ l थी, यहाँ पर l कितनी हो गई, 2l। तो अब यही चीज़ आप यदि यहाँ पर अप्लाई करोगे ना, कि कभी भी आपने फॉर एग्जांपल लेंथ को डबल करी, कभी भी लेंथ को डबल करी, तो जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ। ऐसा क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरे को तो कम करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये चीज़ बढ़िया सी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट के फ्लो को रोका जाता है। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, ये ओम से डिनोट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला अभी निकाला था, R इज इक्वल टू V/I, मतलब करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफाइन 1 ओम कैसे करोगे, बस आप कुछ मत करो, यहाँ पर 1 रख दो, है ना, यहाँ पर 1 वोल्ट और यहाँ पर 1 एम्पियर। मतलब जब 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस। काय के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर। कैसे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ओवरऑल आप ये लिख सकते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द करंट, मतलब मटेरियल के ऊपर भी, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इनडायरेक्टली ये चीज़ क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है रेजिस्टिविटी, मतलब कि ये चीज़ रेजिस्टिविटी के भी ऊपर डिपेंड करती है, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा आता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, ये नेक्स्ट वाले सेशन में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो फाइनली जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आया है स्टूडेंट, वो ये निकल कर आया है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं रो L/A। ये आपको याद करना है। और ये जो रो दिख रहा है ना, ये रो है, ये कुछ नहीं है, ये बस रेजिस्टिविटी है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बढ़िया से करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक वायर का रेजिस्टेंस है 10। अब आपने क्या करा, वो जो वायर है ना उसको स्ट्रेच कर दी, लेंथ उसकी डबल कर दी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्ट्रेच टू अ लेंथ डबल, तो लेंथ आपने डबल कर दी, तो L कितनी हो गई है, 2L। अब यहाँ पर करंट कितना होगा, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, पहले L था और पहले एरिया A था और रेजिस्टेंस R था, लेंथ अब 2L हो गई है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ यदि डबल हुई है तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। एरिया हाफ हो गया, यहाँ पर एरिया हाफ हो गया, तो R इज इक्वल टू कितना होता है, रो L/A। ये पुराना वाला था, नया वाला कितना हो जाएगा, नया वाला अपन ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो L कितना हो गया, 2L, A कितना हो गया, A/2। जब ये 2 है ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रो L/A, मतलब 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया, बढ़िया इजी चीज़ थी ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज X। मतलब आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, पहले ही बोल दिया उसने कि रेजिस्टेंस भाई X ओम है। अब क्या बोल रहा है कि वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। अरे वही सेम लेंथ डबल कर दी है तो रेजिस्टेंस कितना, एरिया हाफ हो जाएगा। अब भी ऊपर सेम क्वेश्चन करा 4x, बस लैंग्वेज घुमा दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लेइंग विद द लैंग्वेज। ठीक है, प्लेइंग विद द लैंग्वेज, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर आप थोड़ी ना डरोगे, आप नहीं डरोगे। ठीक है, ये पूरा लैंग्वेज का खेल है, आपने तो कंसेप्ट पढ़ के जा रहे हो ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, 3
अब मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाता हूँ बढ़िया वाले और सेशन एंड करते हैं, ठीक है। बढ़िया से 4 सवाल करेंगे और मज़ेदार तरीके से सेशन एंड करेंगे। तुमको बढ़िया से शेयर करना है ये वाला सेशन अपने दोस्तों को, लाइक करना है, कमेंट में बताना है कैसा लगा। एकदम शानदार वाले सवाल करेंगे। यहां पर देखो पहला सवाल, ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ दिया है। अब यहां पर हमको क्या रिलेशन बताना है, क्योंकि भाई देखो यहां पर एक है आई और यहां पर वी है, इन दोनों के बीच का रिलेशन, और यहां पर बोल रहा है आर, मतलब ये 3 का जिक्र हो रहा है। क्या इन तीनों के बीच का अपन ने कोई रिलेशन पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है, ओमवीर का लॉ है ना, ओमवीर का लॉ पढ़ा है ना। तो वो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमने पढ़ा है। तो अब आप एक काम करो, बस छोटा सा काम करो मेरे भाई, ठीक है। आप कोई भी एक चीज को कांस्टेंट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, करंट को कांस्टेंट कर लिया। मैंने करंट को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। मैंने यदि करंट को कांस्टेंट कर लिया कि करंट यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है, ये सेम है, तो अब यहां पर देखो एक ये हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात, दोबारा बता रहा हूं, आपको जिसको कांस्टेंट करना है उसको कर लो। वोल्टेज को करना है वोल्टेज, चलो वोल्टेज को कर लेते हैं। यहां पर अपन ने क्या करा, वोल्टेज को कांस्टेंट, नहीं तो तुम बोलोगे सर यहां पर बना हुआ है बुक में, तो आपने देख लिया, वोल्टेज को कांस्टेंट कर लिया। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो है यह है I1, यहां पर जो है यह है I3, और यहां पर जो है यह है I2, I1 I3 I। तो अपन ने देखा कि I1 सबसे ज़्यादा है क्योंकि ऊपर है, उससे फिर नीचे I3 है, फिर उससे नीचे I2 है। इतना आपने अब भी देखा। दोबारा बताऊं समझ में नहीं आया तो भाई बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए इस बार, ठीक है। यहां पर देखो अपन ने करा वोल्टेज को कांस्टेंट, यहां पर जो है यह है I1, मतलब सबसे बड़ा यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, I1। उसके बाद आपने क्या देखा, यहां पर देखने को मिल रहा है I3। 3 कैसे पता चला, अरे ये 3 लिखा तो है ना, I1 I3, फिर सबसे उसके बाद क्या आ गया I3, और उसके बाद आ जाएगा I2, ये आ जाएगा I2। यहां पर जो दिख रहा है ये कितना हो जाएगा I2। अब ये चीज है, तो आपने काय को कांस्टेंट करा, आपने V को कांस्टेंट करा, है ना। आपने क्या करा, लेट V कांस्टेंट, आपने कांस्टेंट को इसको कांस्टेंट करा, लेट V कांस्टेंट। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, इसको कांस्टेंट करा है तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, मतलब जिसका I ज्यादा हो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखो सबसे ज्यादा जिसका है उसका कितना हो जाएगा, सबसे कम, मतलब जिसका सबसे ज्यादा I होगा उसका सबसे कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब R1 सबसे कम हो जाएगा। इस बार अब लेस देन का साइन लगा दो, फिर R3, फिर R2। देख लो क्या ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो पहला, ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप काय को कांस्टेंट कर लो, आप करंट को कांस्टेंट कर लो, एकदम आसान है। दूसरा क्वेश्चन, आपको भाई 2 रजिस्टर दिए हैं R1 और R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। उसके लिए मेरे को आपको पैरेलल, एकदम बेसिक है, बेसिक मैं आपको बता दूंगा, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, इन क्लोज सर्किट आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस। तो 2 रजिस्टर है, एक है R1, ठीक है, और दूसरा है R2, R1 और R2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, मतलब लेंथ सेम, थिकनेस है उनकी, थिकनेस मतलब एरिया इसकी सेम है और एरिया इसका सेम है, थिकनेस की बात चल रही है। लेंथ ऑफ R2 इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ R1, मतलब R1 की लेंथ यदि L है तो R2 की लेंथ 2L है, क्योंकि क्या बोल रहा है, R2 की लेंथ इज ट्वाइस ऑफ R1, मतलब R1 की L है तो R2 की 2L है। समझो, फील करो, महसूस करो। तो हमको बताना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R, मतलब R टोटल रेजिस्टेंस बताना है, और दोनों को पैरेलल में लगा के रखा है भाई। तो जब भी पैरेलल में लगाते हैं तो याद रखना टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, अपन आखिरी बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रखो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहां पर इसका क्या जाएगा, R1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर कितना हो जाएगा, येलो कलर से ही लिखता हूं, R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। यहां पर R2 कितना हो जाएगा, रो 2L अपॉन A, ठीक है। तो आप एक काम करो, 2 को यदि आपने यहां लिख दिया तो ये आप ऐसा लिख सकते हो उसको, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन A, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये 2 गुना हो गया काहेगा इसके, तो आप सीधे लिखो ना मेरे भाई, सीधा लिख कि R2 तो 2 गुना है R1 का। तो अब सुनो, अब क्या करो, यहां पर 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू, नहीं 1 अपॉन R हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ये कितना आ गया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 को भी R1 के फॉर्म में लिखो, ठीक है। R1 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, ये भी निकाला 2R1, तो यहाँ पर 2R1। अब यहाँ पर 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 कॉमन लो, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2,
तो 3/2R1, तो ये हो जाएगा 2R1 इज इक्वल टू 3R। देखना जरा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया ना, बहुत आसान सवाल था, एकदम आसान। उसके फॉर्म में सर यदि ऐसे में नहीं आता फिर क्या करते, आप इसको इसके फॉर्म में लिख देते हाफ करके, तो वैसे करके आ जाता है, बाकी इतने कठिन सवाल देता नहीं है। एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कंटेन इनटू 5 इक्वल वायर, मतलब 5 इक्वल वायर में कट कर दिया। तो याद रखना, यदि मेजर वाला जो मेन वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, मेन वाला रेजिस्टेंस यदि तुम्हारा आर है और उसको कट करा है ना, कट करा है कितने फॉर्म में, 5x इक्वल फॉर्म में, x इक्वल पार्ट में, तो पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r/x, 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 कितने, जितने भी x होंगे। मतलब यदि टोटल जैसे r है ना 50 ओम है, तो ये 5 इक्वल मतलब 5 इक्वल वायर्स में कट करा है, तो पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा r/5, दूसरे वाले का r/5, तीसरे वाले का r/5, चौथे वाले का r/5, पांचवे वाले का r/5। ठीक है, ये पहले वायर का दूसरे वायर। अब क्या बोल रहा है, कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको तो ये आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। अरे तो भाई फिर देरी काहे की, फिर काहे की, R की वैल्यू तो आपको सब में पता है ना कितनी है, 50 है। तो फॉर्मूला लगाओ और क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे कर करके 1/R5, इनकी वैल्यू डालो और आंसर निकालो। आसान है, ठीक है, एकदम आसान है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई 3 इक्वल सर्किट लगा रखे हैं तूने पैरेलल में, ठीक है, कन्फिग्रेशन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना हो जाएगा। तो भाई 3 इक्वल रेजिस्टर यदि पैरेलल में लगाए हैं तो 1/R डैश आपको निकालना है। तो 3 इक्वल मतलब 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यही होगा सर। तो 1/R डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/R, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये R डैश आपको चाहिए, ये हो जाएगा R/3, मतलब 1/3, मतलब 1/3 टाइम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरे बी क्यों भाई, है ना, बी क्यों करेक्ट सही होगा, 1/3, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए यही होगा ना, क्योंकि 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कितना हो जाएगा, इंडिविजुअल तो आर था ना, उसका कितना हो जाएगा 1/3, ये 1/3 आ गया, तो यहाँ पर लिख दो 1/3। ठीक है, सो जेंटलमैन दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। मज़ा आया कि नहीं आपको पढ़ के, ठीक है, फील आया कि नहीं। कल अपन करेंगे ये सब, डोंट वरी, अलॉय की खूबियाँ से लेकर सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये वाला सेशन। उम्मीद कर रहा हूँ अपन जल्द मिलेंगे। सो जेंटलमैन इट वॉज नाइस सेशन, नाइस इंटरेक्शन विद यू। मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा के, उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी मेरे से पढ़ के उतना ही मज़ा आया होगा। दिस इज योर कपिल भैया। आई रियली फील माई thankfulness to you for attending this session till the last end. Thank you very much. Jai Hind.